हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सारा आकाश उपन्यास के अंतिम भाग और अंतिम अध्याय को कवर करने वाले हैं। भाग 16 में आपने पढ़ा कि समर और उसके बाबूजी में काफ़ी तीखी बहस हुई है और बाबूजी समर को काफ़ी मारते भी हैं। और इसके बाद क्योंकि समर ने जो किया है बहुत ही गलत किया कि उसने अपने इस उद्वेग में पत्नी की चूड़ियाँ तोड़ डाली और पिता के साथ बहुत बहस की। उसके बाद अब जो स्थिति है उस स्थिति में समर कुछ समझ नहीं पा रहा और आकर के चुपचाप जो बैठा रहता है, घर में आकर के बैठता है और तरह तरह की बातें जो है सोचता है। तो उस रात जो कुछ भी होता है वही दृश्य कहाँ लेखक राजेंद्र यादव जी ने हमारे समक्ष रखा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ दिया गया है, मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से मेरी सांस घुटी जा रही हो। पता नहीं दिल डूबने की बीमारी में कैसा लगता है, लेकिन रह रह कर मुझे लगता कहीं हार्ट फेल ही तो नहीं हुआ जा रहा। शरीर इस तरह सुन्न रहा जैसे मम्मी की तरह मुझे किसी खोल में बंद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता रहा जैसे केकड़े जैसी कोई चीज़ है जो कांटेदार रों बाहों में मुझे भींचे हुए है और मेरे सिर में अपनी सूंड गड़ाकर बूंद बूंद मेरा खून चूसे ले रही है। छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों के सम्मोहन में बंधा हूँ और वह मुझे खाए चली जा रही है। सम्मोहन यानी किसी के प्रति जब हम जानबूझकर सब कुछ जानते हुए उसके वश में हो जाते हैं तो उसको सम्मोहन कहा जाता है। साए साए भाए भाए करता जब सन्नाटा दिमाग में कराहता है और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरी छाती पर पांव रोप दिया हो। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। बार बार मैं चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये उसकी मानसिक वेदना थी, उसकी मन स्थिति थी जो मन में वह परेशान हो रहा है, बेचैन है। अचानक किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठा। ऊपर से चौंक गया, लेकिन भीतर से मानो उम्मीद कर रहा था किसी तरह मुझे कोई छुएगा और मैं उसके इशारे पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, कौन है? कलाइयों में पट्टियां बांधे, हाथों से बड़ी डरती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जगा रही थी। 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? हाँ, याद आया। शायद रात को कई बार प्रभा ने मेरा माथा छुआ था या माथे पर कुछ मलती रही थी। मैं उठ बैठा, मुंह हाथ धोते हुए सोचा, मुझे आज यह अजब अजब क्यों लग रहा है। मैं इस तरह सारे काम क्यों किए जा रहा हूँ जैसे किसी ने मंत्र से मुझे बांध दिया है और मैं अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हाथ पांव मेरे नहीं हैं और मैं कहीं दूर, बहुत दूर ऊंची जगह चला गया हूँ और वहाँ से सारी चीज़ें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और अवास्तविक सी दिखाई देती हैं। किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ऐसा उसे लग रहा है, क्योंकि वह एक तरह से अचेत तो नहीं कह सकते, वह स्वप्न वाली अवस्था में, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शस स्टेज, है ना, जिसको अवचेतन या उपचेतन की अवस्था कहते हैं। स्वप्न वाली अवस्था में जो है बिना सोए हुए, उसी अवस्था में वह है। और मुंह धोते धोते अचानक मैंने मुड़कर पूछा, रात को पानी बरस रहा था क्या? नीचे हम दोनों शायद अकेले थे।
प्रभा अंगीठी जलाकर कुछ कर रही थी और मैं नल पर था। प्रभा ने गत्ते के टुकड़े से अंगीठी धोकना रोककर पूछा, पानी? धोकना यानी जो हवा करते हैं आग जलाने के लिए, तो ये गत्ता था, कागज का गत्ता, उसके टुकड़े से धोक रही थी, हवा कर रही थी, जो अंगीठी थी वो उसमें आग जल्दी बन जाए। कहाँ बरसा था पानी? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आ गया। हाँ, आज मुझे इस घर को छोड़ देना है। इससे मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितनी भी मुसीबतों से। प्रभा ने छोटे से एल्यूमिनियम के कटोरदान में खाना भरकर खाट पर रख दिया था। मैंने अभ्यास बस उसे उठाकर जेब में ठूसा, यानी जैसे काम पे जाता था। ठीक है। कोट पहनते वक्त हथेलियों में पहली बार दर्द हुआ। शायद कल की चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। बत्ती बुझाकर एक एक कदम रखता हुआ जीना उतरा, क्योंकि सवेरे उठता था। लगा आज पांव कुछ कांप रहे हैं, जूतों की आवाज़ भी कुछ कुछ अजब सी निकल रही है। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा। प्रभा मुझे उतरते देख रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई तो मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे हत्यारा हूँ और बाहर पुलिस आ खड़ी हुई है। एक पल को सकपका गया, घबराकर चारों ओर देखा, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ आगे बढ़ गया। कुंडी खटखटाने के साथ फिर ऊंची आवाज आई, तार लेना साहब। किवाड़ खोले। लाल साइकिल और खाकी वर्दी वाला पियोन तार लिए खड़ा था। दस्तखत करके तार लिया। फिर उसे साइकिल पर चढ़कर जाते देखता रहा। ऊपर बाबूजी का नाम लिखा था। हल्का सा उजाला होने लगा था। एक बार फिर तार को पलट कर देखा और मन में आया तार को ज्यों का त्यों दे आऊं। फिर न जाने क्या सोचकर स्थिर हाथों से लिफाफा फाड़ा। गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी, मुन्नी एक्सपायर्ड। मुन्नी मर गई। क्योंकि उस समय टेलीग्राम, वो अंग्रेजी है, टेलीग्राम को हिंदी में तार बोलते। कम शब्दों में अपनी बात कहना ही टेलीग्राम, क्योंकि उस समय टेलीफोन था नहीं, ऐसी बातें होती नहीं थी। अपना संदेशा कम शब्दों में पहुंचाना रहता, और जितने शब्द लिखेंगे शब्द की एक अमाउंट थी, उस पे अनुसार पैसा लगता था। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और मेरी समझ में ही नहीं आया कि इस जरा से वाक्य का अर्थ क्या है। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए थे। कहाँ से आया, क्या लिखा है? मैं बड़े स्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया। अस्वाभाविक यानी जो उसका स्वभाव का अंग नहीं है, उसका बिहेवियर नहीं है, लेकिन उस बिहेवियर से वो हंसा। ये व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हमें इस मुस्कान को समझना होगा, क्योंकि व्यंग उसके बाप पर था, उसके पिता पर व्यंग्य था। क्योंकि पिता सब जानबूझ करके पिता ने उसका जीवन नरकमय बनाया। सब जानते थे उसके घर वाले, उसके पिता, फिर भी उस व्यक्ति के पास मुन्नी को भेज दिया। ये हम पढ़ लिए हैं इस उपन्यास के पहले भाग में। लिखा है और कहा लिखा है कि मुन्नी मर गई। साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। और बिना उस तार की प्रतिक्रिया देखे मैं चला आया, बेहोश और अचेतन। बाद में शायद घर पर रोया पीटी भी हुई होगी। मैं जानता था कि प्लेटफॉर्म किधर लगेगा, इसलिए उसके ठीक उल्टी दिशा में बैठा, ताकि जिधर बैठा हूँ उधर ही आने जाने वाले तंग ना करें। गाड़ी चलती रही और मैं खिड़की से बाहर सिर, यानी आप ट्रेन में जब बैठते हैं तो ट्रेन के विपरीत आप जब देखें, यानी आप खिड़की से बाहर देखें और उल्टे बैठे, जिस दिशा में गाड़ी जाए उस दिशा में बैठे। निकाले फटी फटी आंखों से सुबह की फुटती रोशनी को देखता रहा। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है। मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था, ऐसा सन्नाटा जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ जाए और सब कुछ रुककर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। उस क्षण तो एक ही आवाज़ थी जो रेल की नियमित खटर खटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी।
मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। एक बड़े भारी खंडहर के गुंबद जैसे चिमगादड़ों के पर फटकाने की कोई हल्की कातर आतंकोत्पादनी आवाज गूंजे और उसकी ध्वनियां प्रतिध्वनियां सन्नाटे की लहर बनकर एक से एक के ऊपर चढ़कर आती दूसरी लहर की तरह घुमड़कर सारे वातावरण में छा जाए और फिर सब कुछ मौत के गाढ़े सन्नाटे में डूब जाए। फिर अखंड और अभेद्य अंधकार। तो जैसे कोई खंडहर हो, खंडहर यानी रुइन जिसको कहते हैं, रुइन, इमारत का प्राचीन टूटा फूटा अंश, रुइन। और उसका जो गुंबद होता है, गुंबद यानी उसकी जो मिनरेट्स होती हैं, उसका जो होता है, तो उस गुंबद के में जैसे चमगादड़ बैट्स के पर यानी पंख जो पटकाते हैं, फड़फड़ करते हैं पंख, उनकी कोई हल्की कातर यानी डरा देने वाली, आतंक उत्पादनी यानी आतंक उत्पन्न करने वाली, ऐसे सुनसान जगहों पर जब चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो हमें एक अजीब सा डर लगता है। उस डर को जो गूंजती है, जो आवाज गूंजती है और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि, ध्वनि यानी जो साउंड होता है, प्रतिध्वनि यानी उसकी इको, और इको क्रिएट होती है जब ऐसे जगहों पर, खाली सुनसान जगहों पर मुख्य आवाज, मुख्य ध्वनि जब उस खाली जगह में टकराती है तो ऐसे में प्रतिध्वनि यानी कि उसकी इको क्रिएट होती है। इको यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसी ही प्रतिध्वनि, और ये क्या होती है, ये सन्नाटे की लहर बन करके, सन्नाटा जो सुनसान है उसमें एक लहर की तरह, जैसे सागर शांत रहे, अचानक उसमें से लहर, वेव्स आए, एक के ऊपर चढ़कर आती दूसरी लहर की तरह उमड़कर सारे वातावरण में छा जाएं और फिर सब कुछ मौत के गाढ़े सन्नाटे में डूब जाए। फिर अखंड और अभेद्य अंधकार। किस तरह लिखा, अखंड यानी जिसका खंड ना किया, जो कभी समाप्त होने वाला ना हो, अभेद्य यानी जिसको भेद ना सके, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा अंधकार। यह आज मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने माथे पर हाथ फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका। तब अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था और मुझे यहाँ उतरना था। मैंने एक बार प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली और बैठा खिड़की से झांक कर अपनी तरफ के प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। बीच में 3 चमकदार पटरियां बिछी थी। तब प्लेटफॉर्म का उठान था। अंधेरा अब कतई नहीं था, लेकिन स्टेशन की बत्तियां अभी जल रही थी। सामने वाले प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर जमादार झाड़ू लगा रहा था और धूल के गुब्बारे उसके चारों ओर छाए थे। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं इस तरह बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो, पर रेल ने सीटी दी तो अचानक ख्याल आया कि अरे मुझे तो यहीं उतरना है। झट दरवाज़ा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर आया, यानी जहाँ से प्लेटफॉर्म खत्म होता है। खाली पटरियों पर पांव रखा ही था कि देखा इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से शायद कोई गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। दूर सड़क के पुल के नीचे बड़ा सा इंजन प्रति क्षण पास आता चला जा रहा था। झटकों के साथ इंजन धुआं छोड़ता और लोहे की चमकदार पटरियां खनन खनन करके कांप उठती। भयंकर दैत्य जैसे लुढ़कता चला आ रहा। सहसा भीतर से जैसे बात उछली, अगर मैं अपने आप को इसके सामने डाल दूं तो? इस सवाल के साथ ही बंदूक पकड़े हुए दरोगा जी की तस्वीर कौंध गई। सामने घोड़ा था। जिंदगी भर की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। और मुझे लगा जैसे, यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, और मुझे लगा जैसे एक अनजान, है ना, और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपट कर इंजन के सामने जा पड़ा हूँ। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाज्य खंड में चेतना पर
छाया सारा खोल मकड़ी के जाले जैसा धुंध अचानक फट गया है और सपना टूटने पर मैं जाग उठा हूं। अचानक उसको लगा जैसे एक अनजान बिजली का भारी झटका लगता है और वह झपट कर इंजन के सामने जा पड़ा है। पटरियों पर गिरने से पहले के क्षण के अविभाज्य खंड में, जिस खंड को विभाजित न किया जा सके, चेतना पर जो छाया हुआ सारा खोल था, सारा एक कवर थी, वो क्या हुई? वो मकड़ी का जाला जैसे धुंध के समान अचानक फट जाता है, साफ हो जाता है, उसी तरह हो गया। और ये जो सोच रहा था, लगा कि सपना टूटने पर मैं जाग उठा, या मैंने क्या किया। लेकिन तब तक बर्फ से ठंडी पटरियों ने मुझे अपने से चिपका लिया है और बढ़ते इंजन का पंखा मुझे छूने लगा है। दांत भींचकर मैं जोर से पंखे को पकड़ लेता हूँ। प्रभा की निरी सूरत आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इंजन की गति के साथ मैं घिसट रहा हूँ। एक पल, दो पल मेरे हाथों की ताकत चूक गई है, मेरी पकड़ छूट गई है और मैं जोर लगाकर चीखना चाहता हूँ, प्रभा। और मेरे खुले मुंह पर दंदनाते इंजन के भारी भारी पहिए घूमते चले जाते। ये सब सोच रहा है। सारी तस्वीर ऐसी सजीव होकर सामने आ गई कि मुझे लगा कहीं मैं यह सब कर ही न डालूं। लेकिन मैंने पांव पटरी से हटा लिया था और तब गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई थी। मेरे सामने ही दो डिब्बों के जुड़ने की जगह खाली थी। मोटे मोटे तार और लोहे की भारी भारी हथेलियों से निकले डंडे डिब्बों की दूरियां बनाए रखने के लिए आपस में सट गए थे। एक लालाजी खिड़की से मुंह निकाले दातून कर रहे थे। मैं दोनों गाड़ियों के बीच यूं ही खड़ा रहा, जैसे दो दीवारों के बीच में घिर गया हूँ। मन में आया, मान लो अभी हैंडल पकड़ूं और इस डिब्बे में जा बैठूं तो, और अगले ही क्षण मैंने अपने को बंबई से विदेशों को जाने वाले पानी के जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। लेकिन शीघ्र ही वह तस्वीर कोपीन यानी लंगोट पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। मैंने देखा मैं बाबा काली कमली वाले आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता हूँ और ऋषिकेश के एक भारी से पेड़ के नीचे मेरी एक कुटिया है। जाने कितना समय यूं ही बीत जाता है और तब विधवा वेश में एक औरत कई और बुढ़िए के साथ आकर मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, हर की पैड़ी पर मैं नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ कि अरे यह तो प्रभा है। मैं प्रभा को पहचान लेता हूँ, लेकिन वह मेरी दाढ़ी और मोटे कंबल के कारण नहीं पहचान पाती। फिर दिखाई दिया, लोग मुझे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं। नहाती हुई एक जवान औरत के पास मैं पहुंचा था और उसे प्रभा के नाम से बुलाने लगा था। ऐसा सब सोच रहा, ऐसी मना स्थिति उसकी हो गई है। ठीक है, कहें तो एक तरह से विक्षिप्त जैसा हो गया है। और फिर एक साथ ही सारी तस्वीरें गड्ढम गड्ढ होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती हैं। गड्ढम गड्ढ यानी एक दूसरे से जब मिल जाती हैं, जिसको अंग्रेजी में हौच पौच कहते हैं। अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तुम्हें देखना चाहती हैं। अब लग रहा है उसने घर द्वार सब छोड़ दिया, ऐसा सोच रहा है। देखिए आज ये उपन्यास खत्म होने वाला है। ठीक है, सामने वाली रेल की सीटी से चौंक कर फिर मैं तंद्रा से जागा। सामने वाले ट्रेन का मेरे आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूमा। अगर दो डिब्बों के बीच की खाली जगह में मैं अचानक कूद पड़ूं तो, या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं तो। अब पीछे वाली ट्रेन भी खिसकने लगी थी। दोनों गाड़ियां दो विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं तेजी से चक्कर खाते चाक पर खड़ा हूँ। भीतर कोई दोहराए चला जा रहा है, कूद पड़ चढ़ जा, कूद पड़ चढ़ जा। घबरा कर मैंने ऊपर देखा, सारा आकाश डग 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 करता घूमने लगा था। ये हमारा 9 और 10वां, इस तरह हमारा ये उपन्यास आज खत्म हुआ। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है इस 9वें और 10वें का कि इसी में सारा आकाश वर्ड आया है, सारा आकाश शब्द आया है। तो सारा आकाश डग डग करता घूमने लगा था, यानी पूरा जो हम आसमान को देखते हैं तो हमें एक तरह से विराट सन्नाटा, विराट शून्यता हमें दिखाई पड़ती है, एक वैकम दिखाई पड़ता है। तो आज हमने इस उपन्यास को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे
और तब तक के लिए धन्यवाद।